Hello everyone, today I will discuss with you on past perfect tense। आज की वीडियो में हम आपके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस पर डिस्कस करेंगे, तो गौर से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखते हैं। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स द एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी ऐसे कार्यों को दिखाता है जो बीते हुए समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हों। अब इनका अगर हम आईडी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आईडी मतलब पहचान। तो हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिया था, खा लिया था, पढ़ लिया था, सो लिया था, यानी जो पास्ट टेंस में कार्य को कंप्लीट दिखाए, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो हो गई हिंदी की डेफिनेशन, पहचान। ठीक है, ये हिंदी की पहचान हो गई। अब इंग्लिश की अगर पहचान की बात करें, इंग्लिश आईडी की अगर हम बात करें, तो इसमें कहीं पर भी आपको हैड और कहीं पर भी आपको इसमें थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आप समझ जाना वह सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्लियर। हिंदी की पहचान, चूँकि हर जगह आप हिंदी ही नहीं जानते कि हिंदी का अगर सेंटेंस नहीं मिला तो हम कैसे पहचानें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उसके लिए एक ही व्यवस्था है, कहीं पर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में आता है, अगर ये पैसिव वॉइस होगा तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा कहीं पर मिले इंग्लिश की सेंटेंस में तो आप इसको जान जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ध्यान दीजिएगा, हैड का प्रयोग करते हैं किसके साथ, सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में। मेन वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट द एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये हो गया डिफिनीशन। हिंदी की जो आईडी होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, कर लिया था, खा लिया था, पी लिया था, सो गया था, ऐसे शब्द अगर कहीं मिलते हैं जिससे लगे कि ये पास्ट टेंस में बीते समय में कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। इंग्लिश आईडी होगी, किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको H प्लस, ठीक है, H मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाए तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश का सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सहायक क्रिया बोलते हैं, कहीं पर आपको, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो आपको हमेशा वहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लाना है, वो भी हैड, और मेन वर्ब हमेशा एक ही आएगी, वो भी आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कारण क्योंकि यह कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, तो कंप्लीट एक्शन को दिखाने वाला कौन है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हो गया। आइए हम इसके, ठीक है, सेंटेंस पे आते हैं। तो पहला इसका आप जानते ही हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ओके, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए, राम अपनी घड़ी साफ कर चुका है, साफ
कर चुका है अगर कहते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, था कहते हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें पास्ट परफेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर था का प्रयोग करेंगे। तो राम अपनी घड़ी साफ कर चुका था, मतलब बीते समय में ही साफ कर चुका था, काम शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया। कौन अपनी घड़ी साफ कर चुका था? राम। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। मैंने सब्जेक्ट को पता करने के लिए आपको बताया है कैसे सब्जेक्ट को पता करेंगे। अब चुका था, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? हैड। राम हैड। अब यहाँ पर देखिए साफ करना, साफ करना कई शब्द यूज़ होते हैं, जैसे वॉश भी होता है, तो वॉश के लिए हमेशा कपड़े की बात आती है। क्लीन, क्लीन की बात आए तो गाड़ी साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं। वैसे झाड़ू लगाते हैं तो स्वीप लगा देते हैं, ठीक है, झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ पर अलग शब्द यूज़ होता है। यहाँ पर क्लीन का यूज़ करेंगे तो क्लीन का हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। राम हैड क्लीन्ड। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब। क्लियर? अब आएगा डिटरमिनर। किसकी घड़ी साफ किया है? अपनी। तो यह इस घड़ी और राम के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए डिटरमिनर होगा। पजेसिव डिटरमिनर है तो राम के लिए पजेसिव डिटरमिनर के रूप में क्या आता है? ही आता है। सीता के लिए हर आता है, बच्चों के लिए डियर आता है, वी के लिए, ठीक है, हमारे जो हम हैं आर आता है, आई के लिए माय आता है, इट के लिए इट्स आता है। तो राम हैड क्लीन्ड हिज, क्या साफ कर चुका है? वॉच। ठीक। अगर मान लीजिए एक कलाई घड़ी की बात आ रही है, अगर आप क्लॉक लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। क्लॉक जो होती है जैसे वॉल वॉच होती है, दीवार घड़ी जिसको आप बोलते हो, तो वहाँ पर हम क्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल में हम घड़ी की बात करें रिस्ट वॉच, तो वहाँ पर वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर, इसी स्ट्रक्चर पे पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस लगा देंगे, हल कर देंगे। ओके। अब यहाँ राम सिंगुलर है तो आप यहाँ पे प्लूरल कोई लिख दीजिए, जैसे बच्चे अपनी घड़ी साफ कर चुके थे तो चिल्ड्रेन हैड क्लीन्ड देयर वॉच। ओके। अगर घड़ी अपनी अपनी कर चुके थे बहुवचन में तो वॉचेस हो जाएगा। तो अफर्मेटिव में इस प्रकार के हम फार्मूला का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें, दूसरा आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको आप नकारात्मक वाक्य कहते हो। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि थर्ड पोजीशन पे नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे हमेशा नॉट आता है। नॉट के बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब से के बाद आएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा अदर्स। देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल लिखने की बात आती है तो आप जैसे कर सकते हो, हम काम नहीं कर चुके थे, हम काम नहीं कर चुके थे। देख लीजिए, हम काम नहीं कर चुके थे। देखिए नकारात्मक शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो कौन नहीं कर चुके थे? हम। तो हम का क्या होता है? वी। आप चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए हैड लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हैड। देख लीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा तो नॉट, वी हैड नॉट। अब मेन वर्ब आएगा, करना को क्या बोलते हैं? डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन। ठीक है, वी हैड नॉट डन। काम का क्या होता है? वर्क, तो वी हैड नॉट डन वर्क। ओके। ऐसे वैसे नेवर का प्रयोग ज़्यादा इसमें होता नहीं है। अगर नेवर का प्रयोग आप लाना भी चाहें, अगर कहीं हिंदी मिल जाए, हम काम कभी नहीं कर चुके थे, तो वी हैड नेवर डन वर्क। क्लियर? तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ध्यान से देख लीजिए, मायने केवल ये स्ट्रक्चर रखेगा, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं दोनों संरचना के आधार पे हम हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला आप भी जानते हैं, सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं एस्नोटाइप सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एस्नोटाइप सेंटेंस। एस्नोटाइप सेंटेंस जो होते हैं, हिंदी जो होती है उनकी वो क्या से शुरू होती है, और जब उनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या कि अंग्रेजी वाटनर लिख करके हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देख लीजिए, आइए यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें पहला आता है एस्नोटाइप सेंटेंस। कई बार आपको बता दिया गया है हाँ ना प्रकार वाले वाक्य। क्लियर?
तो अब इनका स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब ध्यान देना जैसे ही सब्जेक्ट लगेगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, अदर्स के बाद आप जानते ही हैं इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको ज़रूर लिखना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या तुम परीक्षा पास कर चुके थे, ये आपका हो गया। क्या तुम परीक्षा पास कर चुके थे, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ मैं परीक्षा पास कर चुका था, नहीं मैं परीक्षा नहीं पास कर चुका था। तो दोनों में जवाब दे सकते हैं, हाँ में देंगे तो एस, ना में देंगे तो नो, ये आप जानते ही हैं। ये तो सार्वभौमिक रूल है कि कोई भी हिंदी वाक्य हो अगर क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले उस टेंस को पहचानेंगे, टेंस को पहचानने के बाद सब्जेक्ट के पास आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी क्या कि अंग्रेजी वर्ड कभी लिखा ही नहीं जाता, चाहे टेंसेज में हो, चाहे यूजेज में हो, चाहे मॉडल्स में हो। क्लियर। तो यहाँ पर जब क्या आया है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ओनली है यानी एक मात्र है तो हेड लगा देंगे। अब आएंगे सब्जेक्ट के पास, पास करता तो यही पास करता, नहीं करता तो यही करता, तो ये यहाँ पर आपका तुम यानी यू सब्जेक्ट हो गया, तो यू को सब्जेक्ट लिख देंगे। अब आएंगे थर्ड फॉर्म पर, पास करना को जानते ही हैं, पास जो वैसे पास करना को उत्तीर्ण बोला जाता है, हिंदी अंग्रेजी में समान रूप से बोलते हैं उत्तीर्ण होना। हैड यू पास्ड द एग्जामिनेशन, या एग्ज़ाम भी लिख सकते हो, एग्जामिनेशन। ओके देख लीजिए, अगर यहाँ सिंगुलर आएगा तब भी हैड, प्लूरल आएगा तब भी हैड। क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखना है। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चौथा जो आता है, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या तुम परीक्षा नहीं पास कर चुके थे, तो आप जानते ही हैं मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। तो हैड यू नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। ओके तो इस प्रकार से यहाँ पर हैड यू नॉट पास द एग्जामिनेशन ऐसे यूज़ करेंगे। एक चीज़ बता दूँ आपको, चूँकि ई जो है यहाँ पे स्वर है, वावेल है, तो यहाँ द को आप दी पढ़ोगे। ओके पास दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन नहीं, दी एग्जामिनेशन। मैं बताऊंगा आपको कि कब द को दी पढ़ा जाता है, कब द को द पढ़ा जाता है, कब द को दी पढ़ा जाता है, ये आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर तो दी पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से एसनो टाइप का ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आता है डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। आप भी जानते हैं डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस में क्या करना होता है, नॉर्मली है तो आप कुछ करेंगे नहीं, बस डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस में अगर हम चाहें तो इसमें हम सुधार कर सकते हैं, इसको हम बना देते हैं डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। ओके ये आपका हो गया डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। लीजिए ये दूसरे नंबर पे हो गया डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। क्लियर, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देना है। जोड़ दिया, अब एग्जांपल लिख देते हैं। ट्रिक का प्रयोग करिए। ट्रिक अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सफल होंगे। ट्रिक यूज़ करेंगे। देखिए मैंने कितना खाली परिवर्तन किया है, खाली यही आई डब्ल्यू यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही तो जोड़ा है, बाकी स्ट्रक्चर वही लिखा हूँ। तो आप भी ट्रिक का प्रयोग करिए कि डब्ल्यू एस टाइप और एस नो टाइप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और डब्ल्यू एस टाइप में हेल्पिंग वर्ब के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। क्लियर। तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे लोग कहाँ चले गए थे, वे लोग कहाँ चले गए थे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, प्लेस पूछ रहा है।
वे लोग कहाँ चले जा चुके थे या चले गए थे। तो आप ऐसे बोल सकते हो वे लोग लखनऊ चले गए थे, वे लोग दिल्ली चले गए थे। तो ये हमेशा जो कहाँ होता है इसको वेयर बोलते हैं, या हमेशा प्लेस को बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। देख लीजिए, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, हिंदी वाक्य बीच में आए तो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय उसकी अंग्रेजी इंग्लिश पहले लिखनी चाहिए। ओके, कभी कभी अगर ये क्या को छोड़ करके ये सबसे पहले भी आ जाएं तब भी इनको पहले लिखना है। जैसे आ गया कहाँ वे लोग चले गए थे, अगर आ जाए कहाँ वे लोग चले गए थे तब भी आपको वेयर ही लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। केवल क्या को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, चाहे बीच में आए चाहे आगे आए, हमको इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी चाहिए। तो आप जानते ही हैं कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। हेल्पिंग वर्ब सेकेंड पोजीशन पे, हैड थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, दे, ठीक है, वेयर हैड दे। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, चले जाना भी क्या हो जाएगा, गॉन। ओके, देख लीजिए, वेयर हैड दे गॉन। अगर इसी का आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा वेयर हैड दे नॉट गॉन। देख लीजिए, वेयर हैड दे नॉट गॉन, वे कहाँ नहीं चले गए थे। तो इस प्रकार से ये आपका एसनो टाइप का WH टाइप हो गया, फिर उस WH टाइप का नेगेटिव हो गया। क्लियर। अगर कभी कभी हु वाला आता है तो ध्यान देना, तो हु के साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, प्लस डिटरमिनर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगेगा। आप भी जानते हैं कि हु जो होता है प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ कर्ता का भी काम करता है, इसीलिए देखिए मैंने अलग से कोई कर्ता नहीं लिखा है। यही इंट्रोगेटिव वर्ड है, यही प्रश्नवाचक शब्द है, यही जो है कर्ता है। तो जैसे उसे कौन पीट चुका था, ध्यान देना, पीट चुका था, देख लीजिए। तो अब ये प्रश्नवाचक शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द का पहला काम कर रहा है, उसे कौन पीट चुका था, उसे राम पीट चुका था। उसे कौन पीट चुका था, उसे उसके अध्यापक सर पीट चुके थे। तो यहाँ पर जो देख रहे हो कौन, चाहे हिंदी वाक्य शुरू में आए चाहे हिंदी वाक्य बीच में आए, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हु लिख देना है। पहला काम तो यही आपको करना है। इसको आप कौन भी बोल सकते हो, किसने भी बोल सकते हो, या किन्होंने भी बोल सकते हो। ओके, उसे किसने पीट दिया था, उसे किसने पीट दिया था, ये भी सही है। उसे कौन पीट चुका था, ये भी सही है। उसे किन्होंने पीट दिया था, ये भी सही है। तो अगर कौन ये शब्द जो आए जो कर्ता का काम करे और प्रश्नवाचक शब्द का भी काम करे, तो इसको उठा करके हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर आगे भी आता है कौन उसे पीट चुका था, तब भी यही लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैड, तो हैड लगा देंगे। अब आएगा थर्ड फॉर्म, पीटना को आप जानते ही हैं, बिट, बिट का विटेन। अब उसे का चाहे हिम कर दीजिए चाहे हर कर दीजिए, क्लियर नहीं है मेल है कि फीमेल है। ओके, अगर निगेटिव लगाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अफर्मेटिव की तरह हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस डिटरमिनर ऑब्जेक्ट अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, और ये हु वाला है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हु कर्ता का काम करता है, हुम कर्म का काम करता है, हुज संबंध कारक का काम करता है, और तीनों प्रश्नवाचक शब्द भी हैं, और तीनों कर्ता, कर्म और, ठीक है, बराबर रूप से जो है संबंध कारक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल आप वीडियो को देखें, एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आएगी। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको इनके एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है। तब तक के लिए नमस्कार।